तो जब भी किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे कानों तक कैसे पहुँचती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ये हमारे यहाँ पे मेटल है, इसको हमने यहाँ पे किसी चीज़ से स्ट्रक किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा मेटल है, हमने यहाँ पे इसे किसी चीज़ से स्ट्रक किया, बजाया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब यहाँ पे वाइब्रेट करेगा, इसके पास की जो यहाँ पे एयर है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ये जो हमारे यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स है, यह क्या होंगे, आपस में कंप्रेस हो जाएंगे, और आगे वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, रेयरफेक्शन होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, और फिर दोबारा हमारे यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और इसी तरीके से ये हमारे यहाँ पे बैक एंड फोर्थ रैपिडली मूव करेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मेटल की आवाज़ अपने कानों तक सुन पाएंगे काफ़ी ईजिली। ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे रेयरफेक्शन होगा, फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेस होगा, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो साउंड वेव्स है वो हमारे यहाँ पे क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस मेटल की आवाज़ अपने कानों तक सुन पाएंगे। और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। तो हमें यहाँ पे बताना है जो हमारे यहाँ पे स्कूल की बेल होती है उसमें से जो साउंड है वो यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम यहाँ पे आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्कूल की बेल है, इसको हम यहाँ पे किसी हैमर से क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हैमर हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बेल को क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बेल जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। क्या करेगा, यहाँ पे वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो होगा क्या, इसके आसपास जो हमारे यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे यहाँ पे पहले क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फिर उसके बाद रेयरफेक्शन करेंगे, फिर कंप्रेस होंगे, और इस तरीके से यहाँ पे साउंड वेव क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो जब ये हमारा स्कूल बेल वाइब्रेट करेगा तो इसमें से हमारे यहाँ पे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या होगी हमारे यहाँ पे, साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम यहाँ पे सुन पाएँगे। तो होगा क्या, इसके आस-पास के जो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है वो यहाँ पे मीडियम का काम करेंगे। जो इसके आस-पास एयर पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियम का काम करेंगे, जिसकी वजह से जो साउंड वेव है वो ट्रैवल कर पाएगी। क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे एयर हो गया। तो यहाँ पे साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो हमारा एयर पार्टिकल्स है वो हमारे किस में आ जाएगा, गैसेयस में आ जाएगा, और ये एक तरह का मीडियम का काम करेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको हैमर से वाइब्रेट किया, तो इसके आस-पास के जो यहाँ पे एयर होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। मतलब जो एयर की डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। फिर दूसरी जगह हमारे यहाँ पे क्या होगा, रेयरफेक्शन होगा। इसमें जो यहाँ पे डेंसिटी होगी एयर की, कम होगी, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, बैक एंड फोर्थ में रैपिडली मूव करेंगे, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की साउंड सुनाई देगी। इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे स्कूल बेल है वो हमारे यहाँ पे क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो जो यहाँ पे साउंड वेव्स होती हैं उनको हम यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे पता होगा, किसी भी साउंड को यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और वो मीडियम हमारा यहाँ पे 3 तरीके होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो मीडियम होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड। दूसरा मीडियम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, एंड तीसरा मीडियम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और जो साउंड है वो हमारे यहाँ पे वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, इसको यहाँ पे मीडियम चाहिए होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे साउंड वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बैक एंड फोर्थ में मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड है वो यहाँ पे ट्रैवल कर पाती है। साउंड वेव्स को हम यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको यहाँ पे मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पे होता क्या, जो मीडियम होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं, और साउंड वेव्स को आगे तक ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिखता होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि मैं और एक मेरा दोस्त कहाँ पर है, मून पर है, और जब मेरा दोस्त यहाँ पे कुछ बातें करेगा या साउंड प्रोड्यूस करेगा तो क्या मैं उसको सुन पाऊंगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि मून के पास यहाँ पे कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, नो एटमॉस्फेयर। तो जब हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, यहाँ पे कोई एयर नहीं होगी, तो जब यहाँ पे कोई एयर नहीं होगी तो यहाँ पे मीडियम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है।
तो यहाँ पे मीडियम होगा ही नहीं साउंड को ट्रैवल करने के लिए और ये एक तरीके से पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा दोस्त साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको मैं यहाँ पे नहीं सुन पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं जिसकी वज़ह से जो साउंड वेव्स है वो यहाँ पे ट्रैवल कर पाए। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जब वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो मतलब वहाँ पे कोई हवा नहीं होगी, और हवा नहीं होगी तो यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं हुआ, और साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं होगी, जिसका मतलब जो मेरा दोस्त है वो यहाँ पे जो बातें बोलेगा मैं उसको नहीं सुन पाऊँगा। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मून में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो कैसे बात करते हैं, तो वो यहाँ पे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, जिससे वो यहाँ पे एक-दूसरे से बात कर पाते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे रेडियो वेव्स है वो यहाँ पे वैक्यूम में भी काम करती है, और उसको यहाँ पे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड बी पार्ट में बोला गया है पिच। तो कौन सी वेव प्रॉपर्टी यहाँ पे लाउडनेस एंड पिच को क्या करती है, एक तरीके से डिस्क्राइब करती है। तो जो हमारा यहाँ पे लाउडनेस ऑफ साउंड है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पे डिपेंड करती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो हमारे यहाँ पे लाउडनेस है वो हमारे यहाँ पे फुल्ली किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। तो अगर हमारे यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो लाउडनेस इंक्रीज़ होगी, और लाउडनेस इंक्रीज़ होगी तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ होगा। एक तरह से ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक-दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का उसके सेंट्रल पोजीशन से। तो मैं बता देता हूँ जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल पोजीशन है, और ये हमारा जितना ऊपर तक जाएगा उतना ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यही हमारे यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। मैं लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी तय कर रखी है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करेगा तो उसमें से हमारे यहाँ पे क्या होगी, वेव्स प्रोड्यूस होगी, और उस वेव्स में यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वही हमारे यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा उसके सेंट्रल पोजीशन से। तो अगर यहाँ पे स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा तो जो साउंड होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, सॉफ्ट साउंड होगी, मतलब लेस साउंड होगी, काफ़ी कम सुनाई देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्मॉल हुआ, स्मॉल एम्पलीट्यूड, तो जो साउंड होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, काफ़ी कम होगी, या कह सकते हैं सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी। अगर वहीं हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे यहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड हुआ, तो जो साउंड सुनाई देगी वो हमें यहाँ पे काफ़ी लाउड सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी, हमें यहाँ पे काफ़ी साउंड सुनाई देगी। और जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की यूनिट होती है वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, डेसिबल होती है। इसको यहाँ पे डीबी से डिनोट किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिबल। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये डेसिबल है। तो जो हमारे यहाँ पे लाउडनेस है ये हमारी कौन सी वेव प्रॉपर्टी से मैच करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव से। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पिच की। पिच में हमारा होता क्या है, जो साउंड्स होती है वो यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट जो लाउडनेस होती है वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, पिच में जो साउंड होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट साउंड्स, मतलब एक तरह से डिफरेंट साउंड्स होगी सबकी, बट जो यहाँ पे लाउडनेस है वो हमारी यहाँ पे क्या है, सेम है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो हम यहाँ पे मैन एंड वुमेन में डिफरेंस बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट साउंड्स होगी, बट जो होगी सेम लाउडनेस होगी। क्या होगी यहाँ पे, सेम लाउडनेस। तो यहाँ पे जो डिफरेंट साउंड्स होंगी बट लाउडनेस जो कि वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। अब जो हमारे यहाँ पे पिच ऑफ साउंड है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे पिच है वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये एक दूसरे के हमारे यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारे यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है तो हमारी जो पिच होगी वो भी हमारी क्या होगी, लो होगी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ हाई फ्रीक्वेंसी है तो जो पिच होगी वो भी हमारी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। और जो हमारे यहाँ पे पिच है वो किस पे डिपेंड करता है, श्रिलनेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, श्रिलनेस पे। जितनी ज़्यादा यहाँ पे श्रिलनेस होगी उतनी हाइयर पिच होगी, और उतनी हाइयर हमारी यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, हर्ट्ज होती है। या आप नॉर्मली यहाँ पे लिख सकते हो, जो पिच ऑफ साउंड है वो कौन डिटरमाइन करता है, बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। और जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। गैस विच साउंड हैज़ अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। तो हमें यहाँ पे गैस करना है कि यहाँ पे गिटार और कार हॉर्न दोनों में से किसकी पिच हायर होगी। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जो हमारे यहाँ पे पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हायर पिच होगी, और जितनी हायर पिच होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी।
अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे यहाँ पे गिटार है, इसके जो यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेशन होती है वो यहाँ पे क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार हॉर्न। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पार्टिकल वाइब्रेशंस इज़ हायर। तो इसमें यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो पिच है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कार हॉर्न में जो यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, लो होगा एज़ कम्पेयर टू गिटार। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसकी ज़्यादा पिच है, यहाँ पे गिटार की ज़्यादा पिच है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब गिटार हम बजाते हैं तो आसपास के जो पार्टिकल्स है वो हमारे यहाँ ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार हॉर्न। और जब वो यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के, तो पिच भी ऑब्वियसली क्या होगी, वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा क्या, जो गिटार है उसकी हायर पिच होगी एज़ कम्पेयर टू कार हॉर्न। होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। तो हमें यहाँ पे साउंड वेव में जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है एंड एम्पलीट्यूड है, इसके बारे में डिस्कस करना है और बताना है कि यहाँ पे एक्चुअली में होते क्या हैं। तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपको यहाँ पे आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक साइकिल जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, इसी की डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक पूरी तरीके से कंप्लीट वेव हो रहा है। तो ए से बी, बी से सी, सी से हमारे यहाँ पे डी एंड डी से ई। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से पूरा कंप्लीट वेव हो रहा है। और ए से लेकर जो ई तक की डिस्टेंस होती है वही हमारे यहाँ पे क्या होगी, वेवलेंथ होगी। और वेवलेंथ को हम यहाँ पे लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, इसका सिंबल है। अगर मैं यहाँ पे इसके एसआई यूनिट की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, मीटर होता है। या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो ए से सी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। एंड सी से ई हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है। और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वही हमारी यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। सेकंड में हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, जिसको हम यहाँ पे एच जेड से डिनोट करते हैं। मैं पूरा लिख देता हूँ, क्या होती है हमारी यहाँ पे, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वाइब्रेशन पर सेकंड को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमारी यहाँ पे वेव है, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ई, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट वेव्स है। और ये कंप्लीट वेव हमारे यहाँ पे क्या होती है, एक सेकंड में प्रोड्यूस होती है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी जो कंप्लीट वेव्स है, ये हमारी क्या हो रही है, एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ऐसे ही हमारे यहाँ पे 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड हो रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 10 हर्ट्ज होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, 10 हर्ट्ज होगा। और इसको हम यहाँ पे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, 10 साइकिल्स पर सेकंड। या बोल सकते हैं ये हमारा कंप्लीट वेव है, या बोल सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है। और जो हमारे यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज है, वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 किलो हर्ट्ज हमारे यहाँ पे 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। कभी-कभी यहाँ पे यूनिट में 1 किलो हर्ट्ज दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारा किसके बराबर होता है, 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ जानने के लिए था नहीं, ये हमारे यहाँ पे काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या नॉर्मली बोल सकते हैं वाइब्रेशन पर सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ टाइम पीरियड की। अब मैं यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर लेता हूँ, तो टाइम पीरियड को हम यहाँ पे टी से डिनोट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट हमारी यहाँ पे क्या होती है, सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे एफ से डिनोट करते हैं। कहीं-कहीं पे हम यहाँ पे इसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ का मैंने आपको बताया था, इसको हम यहाँ पे लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड है, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसमें हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइकिल पूरा होने पे कितना टाइम लगता है, वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, टाइम पीरियड कहलाया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट साउंड वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे सिंपल है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमारे यहाँ पे ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड उसके बाद ई जा रहा है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट वेव है।
और इसको पूरा होने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, टाइम पीरियड कहलाया जाता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं और इसकी जो यहाँ पे यूनिट होती है वो हमारे यहाँ पे मीटर भी हो सकती है और यहाँ पे सेंटीमीटर भी हो सकती है। और जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, जो हमारे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही हमारे यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। तो जो आपको यहाँ पे पी दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरह का सेंट्रल पोजीशन है और उसके बाद जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है वही हमारे यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो होप आपको यहाँ पे चारों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ आर दी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। तो हमें यहाँ पे बताना कि स्पीड के साथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड वेव है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है इसको मैं यहाँ पे वी से डिनोट कर सकता हूँ और फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे एफ से डिनोट कर सकते हैं और वेवलेंथ को हम यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आ गया स्पीड से और इसको हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इन 3 तरीके से हम यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं। होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकंड इन अ गिवन मीडियम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और स्पीड दे रखी है, इसको हम यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जो गिवन वैल्यू है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ करना है। इसको हम यहाँ पे लैम्बडा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 220 हर्ट्ज हो जाएगी। और जो हमारी यहाँ पे स्पीड दे रखी है वो हमें यहाँ पे 440 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो स्पीड को हम यहाँ पे स्मॉल वी से डिनोट कर देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे 440 मीटर पर सेकंड ये चीज़ दे रखी है। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, वेवलेंथ निकालना था। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ होता है। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, वेवलेंथ निकालना था। तो वेवलेंथ इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो स्पीड हमें यहाँ पे कितने रखी है, 440 मीटर पर सेकंड दे रखी है और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे कितना देखा है, 220 हर्ट्ज दे रखा है, या इसको बोल सकते हैं वाइब्रेशन पर सेकंड होता है। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 220 पर सेकंड। तो जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 220 और जो सेकंड की पावर यहाँ पे -1 कह सकते हैं, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या, ये सेकंड से ये वाला सेकंड हमारा क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे क्या, मीटर बचेगा। और इसको भी डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ है वो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट बची थी वो हमारे यहाँ पे क्या बची थी, मीटर बची थी। तो ये हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेवलेंथ निकल गया। होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पे एक पर्सन है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टोन सुन रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे गिवन है 500 हर्ट्ज और जो साउंड से उसकी दूरी है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 450 मीटर दे रखी है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, टाइम इंटरवल बताना है। तो टाइम इंटरवल के लिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो हमें यहाँ पे कितनी रखी है, 500 हर्ट्ज दे रखी है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, टाइम इंटरवल या बोल सकते हैं टाइम पीरियड। जो हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे 500 को। तो जो हमारा आंसर है वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। क्योंकि जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, हर्ट्ज होती है। या बोल सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, पर सेकंड होगा। तो यहाँ पे पर सेकंड भी आता है या सेकंड के पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा 1 को 500 से, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो पॉइंट लगा के जीरो लेना पड़ेगा, नहीं काम होगा फिर हमें यहाँ पे एक और जीरो लेना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे एक और जीरो लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसको 2 से कर सकते हैं। तो जब जाके ये हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से कैलकुलेट हो पाएगा तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना आएगा,
सेकंड आएगा। होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाउडनेस की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कानों के सनसनाहट से पता चल जाता है कि जो यहाँ पे आवाज़ है वो यहाँ पे क्या है, कम है या तेज़ है। वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, लाउडनेस ऑफ साउंड होती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी इज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। तो जब भी यहाँ पे साउंड वेव एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो यहाँ पे क्या करती है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया करती है, या यहाँ पे लिख सकते हैं साउंड पावर पर यूनिट एरिया करती है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में जो यहाँ पे लाउडनेस होता है इसको हम यहाँ पे डेसिबल से मेजर करते हैं, जिसको हम यहाँ पे डीबी बोलते हैं। और जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है इसको हम यहाँ पे वॉट पर मीटर स्क्वायर करते हैं। इसको हम यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन एम स्क्वायर। तो डब्ल्यू से हमारे यहाँ पे क्या होगा, वॉट होगा, एंड एम से हमारे यहाँ पे क्या होगा, मीटर होगा। तीसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स। तो जो यहाँ पे लाउडनेस ऑफ साउंड है, यहाँ पे कम आवाज़ आ रही है, तेज आवाज़ आ रही है, ये हमारे यहाँ पे कानों में सनसनाहट से ही पता चलता है। जबकि जो हमारे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, और ये हमारे यहाँ पे कानों की सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका लास्ट डिफरेंस, इट कैन नॉट बी मेजर एज इट इज जस्ट अ सेंसेशन विच कैन बी फेल्ट ओनली। तो जो यहाँ पे लाउडनेस ऑफ साउंड है इसको हम यहाँ पे मेजर नहीं कर पाते, जबकि जो हमारे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड है इसको हम यहाँ पे मेजर कर पाते हैं। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। होप आपको यहाँ पे चारों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ थ्री मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फिक्स टेम्परेचर लेके चलेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो साउंड वेव ट्रेवल कर रही है किस में ज़्यादा तेज कर रही है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे जैसे यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ साउंड भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक तरह से हमारे यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एयर की। किसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन में, एयर की बात कर लेते हैं। एयर में हमारी जो स्पीड होती है साउंड की वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 343 या 44 कह सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, 344 मीटर पर सेकंड होती है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर क्या लूँ, 20 डिग्री सेल्सियस लूँ। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ वाटर की। तो वाटर में जो यहाँ पे स्पीड होती है साउंड की वो हमारे यहाँ पे कितनी होती है, 1498 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो भी हमारे यहाँ पे कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हुई, वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या हुई, साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे सबसे अच्छा जो डेंसिटी होती है वो हमारी किस में होती है, मेटल में होती है। तो मेटल में हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, आयरन ले लेंगे। आयरन में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्टील ले रहे हैं। तो इसके जो यहाँ पे स्पीड होगी साउंड की वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी, 5130 मीटर पर सेकंड। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 5130 मीटर पर सेकंड एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारे यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो यहाँ पे साउंड है वो कौन से मीडियम में सबसे तेज ट्रेवल करेगी, वो है हमारे यहाँ पे आयरन, क्योंकि इसकी डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो यहाँ पे तेज ट्रेवल करेगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।